हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर जी अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री के आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स की सीरीज लेके आए हैं उसका नाम है पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड केमिकल काइनेटिक्स। एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे होंगे आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से सुनिए या बार बार आप अपनी कॉपी पे लिख के याद कीजिए ताकि आपको पेपर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, नायलॉन थ्रेड्स आर मेड ऑफ। जितने भी नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो आपको ऑप्शन में दे रखा है पॉलीस्टर पॉलीमर, पॉलीअमाइड पॉलीमर्स, पॉलीइथाइलीन पॉलीमर्स या फिर पॉलीविनाइल पॉलीमर्स। तो जितने भी नायलॉन के थ्रेड होते हैं, याद रखना, जितने भी नायलॉन के थ्रेड्स होते हैं वो बने होते हैं पॉलीअमाइड पॉलीमर्स से। तो मतलब जितने भी नायलॉन्स होते हैं वो कौन से ग्रुप के होते हैं? अमाइड ग्रुप के होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है नायलॉन 66। नायलॉन 66 किससे बना होता है? ये बना होता है एडिपिक एसिड प्लस ये बना होता है आपका एडिपिक एसिड और बना होता है हेक्सामिथाइलिन डायमीन। हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है। तो यहाँ पे एडिपिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास CH2, 4 यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? एसिड है COOH एक साइड और दूसरी साइड भी COOH प्लस हेक्सामिथाइलिन, हेक्सा मतलब 6 मिथाइलिन ग्रुप 4 है, और डायमीन, डाई मीन्स NH2, अमीन्स होते हैं NH2, तो डाई है तो 2 इसमें क्या लगे हैं? अमीन्स ग्रुप लगे हैं। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है और आपके पास रह जाता है कौन सा? नायलॉन 66। आपको टेट के अकॉर्डिंग बस नाम ही याद रखना है इनका और इनके मोनोमर्स का, और इनका ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जो आपके होते हैं कौन से होते हैं? अमाइड ग्रुप्स होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेकेंड ऑप्शन पे क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एडिशनल पॉलीमराइजेशन। आपका इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के अंडरगो नहीं होता है ना? तो अब एडिशनल पॉलीमर क्या होते हैं? एडिशनल पॉलीमर ऐसे होते हैं जो सिंगल मोनोमर से बने होते हैं, ये याद रखना है आपको, सिंगल मोनोमर से बने होते हैं, या फिर जिसमें कुछ भी रिमूव नहीं होता, डज नॉट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंस, कुछ भी यहां से क्या नहीं होता होगा? रिमूव नहीं होता, बस एड अप ही होता है, कुछ भी रिमूव नहीं होता। तो हमेशा याद रखना ऐसे पॉलीमर्स जो सिर्फ सिंगल मोनोमर से मिलके बने होते हैं वो क्या होते हैं? एडिशनल पॉलीमर्स होते हैं, और उनमें कुछ भी अगर रिमूव ना हो, मतलब कोई भी बाय प्रोडक्ट रिमूव ना हो, तब भी वो क्या होते हैं? एडिशनल पॉलीमर्स ही होते हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास है विनाइल क्लोराइड, ब्यूटाडाइन, थर्ड है स्टाइरीन, या फिर डी है ऑल ऑफ दी अबव। अब आपका यहां जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि विनाइल क्लोराइड भी एक सिंगल आपके पास क्या है? मोनोमर है, जिसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे फर्स्ट का लिख देती हूं। यहां विनाइल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, ये फर्स्ट है। सेकंड है ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन मतलब 4 है, 1 2 3 4 कार्बन है। डाइन मतलब 2 यहाँ पे क्या लगे हैं? अल्कीन ग्रुप लगे हैं, ब्यूटाडाइन हो गया ये सेकंड वाला। थर्ड है स्टाइरीन, स्टाइरीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये तीनों ही अब देखो सिंगल मोनोमर हैं, ठीक है। अब सिंगल मोनोमर है तो यहाँ पे क्या आपका आएगा? सिंगल मोनोमर में तो आपके सारे वही होते हैं जो आपको कुछ भी रिमूव नहीं होता, तो आपका डी ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड नंबर पे।
थर्ड आपके पास है द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इन्वॉल्व्स द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे दो टाइप की पॉलीमराइजेशन होती है। अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हमने ये कर रखा है एडिशनल पॉलीमराइजेशन, एक होती है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन में सिंगल मोनोमर, अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया आपको, या फिर डज नॉट रिमूव एनीथिंग, डज नॉट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ एनी सब्सटेंस। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व मोर देन वन मोनोमर, मोर देन वन मोनोमर, और यहां से रिमूवल होती है रिमूवल ऑफ वाटर, अल्कोहलिक ग्रुप, अमाइन ग्रुप, इनकी रिमूवल होती है। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन है कि बताओ ऐसा कौन सा आपके पास पॉलीमर है जो इन्वॉल्व करता है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब यहाँ पे तो इन दोनों में, एक में तो कुछ भी रिमूव नहीं हो रहा, एक में वाटर या फिर कुछ और जैसे अल्कोहलिक ग्रुप रिमूव हो रहा है, लेकिन बोलता है इन चारों में से बताओ कौन सा ऐसा पॉलीमराइजेशन है, पॉलीमर है जो वाटर के ऐड होने से बनता है। वाटर को ऐड करते हैं, उसमें हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर की एडिशन करते हैं, तब यहां पे वो बनता है, तो वो है आपका नायलॉन 6। नायलॉन 6 आपके पास ऐसा पॉलीमर है जो वाटर की हाइड्रोलिसिस से बनता है, मतलब किसी मोनोमर में आप अगर पानी मिक्स करोगे तब वहां पे वो हाइड्रोलिसिस से क्या बनेगा, आपका नायलॉन 6 बनेगा। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो नायलॉन 6 है उसका मोनोमर क्या है, तो उसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, तो आपका ए ऑप्शन यहां पे राइट आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। Which polymer is used in the manufacturing of paints and liquors या फिर lacquers। पेंट्स जब हम करते हैं घर में तो उनमें बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं, केमिकल से ही पेंट आपका बना होता है। तो इन चारों में से बताना है कि बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है जिसमें बनाने में यूज होता है पेंट। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है बेकेलाइट, सेकंड है आपका ग्लिप्टल, थर्ड है आपका पॉलीप्रोपीन, नेक्स्ट है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपका यहां पे जो राइट आंसर होगा, याद ही कर लो, ग्लिप्टल इज द ऐसा मॉलिक्यूल है जो यूज होता है पेंट्स और लेकर्स बनाने में। रट लो, याद कर लो, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें से। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच पॉलीमर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा है ऐसा इन चारों में से आंसर बताओ, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है। ऐसा पॉलीमर जो यूज होता है प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग। क्या मतलब है प्रोटेक्टिव कोटिंग का? प्रोटेक्टिव कोटिंग का मतलब है ऐसी किसी चीज पे कोटिंग की होती है, कवरिंग की होती है, जो हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब किससे प्रोटेक्ट करती होगी? अब ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ऑप्शंस आर बेकेलाइट, ग्लिप्टल, पॉलीप्रोपीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा है? बेकेलाइट। बेकेलाइट ऐसा पॉलीमर है जिसको हम यूज करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग बनाने में। फॉर एग्जाम्पल हम घरों में बर्तन यूज करते हैं, पैन, फ्राई पैन वगैरह, चाय सब्जी बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा जो उन यूटेंसिल्स के बर्तनों के जो हैंडल्स होते हैं वो किसी कवर, जैसे ब्लैक कलर की उस पे कवर जैसा चढ़ा होता है ना, तो वो जो कवर है उसी को बोलते हैं कोटिंग, जो किससे बने होते हैं? बेकेलाइट से। बेकेलाइट ऐसा है जो प्रोटेक्टिव कोटिंग को बनाने में यूज होता है, जिससे हमें वो बर्तन गर्म नहीं लगता, हम इजीली उस बर्तन को वहां उसके हैंडल से, जिसपे बेकेलाइट चढ़ा होता है, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, कोटिंग चढ़ी होती है, उसको हम इजीली वहां से उठा लेते हैं, क्योंकि बेकेलाइट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 6th क्वेश्चन पे चलेंगे। On the basis of mode of formation, polymer can be classified as।
ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन द पॉलीमर कैन बी क्लासिफाइड इनटू ऑप्शंस देख लेते हैं। एडिशन पॉलीमर ओनली, नो, अकेला एडिशन तो नहीं होता, कंडेंसेशन भी अकेला नहीं होता, कोपॉलीमर ये भी अकेला नहीं होता, बोथ एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं जिसमें ये पॉलीमर क्लासिफाई होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। एडिशन में पहले बता दिया कुछ भी रिमूव नहीं होता और सिर्फ सिंगल मोनोमर होता है। कंडेंसेशन में एक से ज्यादा मोनोमर होते हैं और वाटर, अल्कोहलिक ग्रुप या फिर आप बोल सकते हो अमीन ग्रुप क्या होते हैं वहां से रिमूव होते हैं। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन पे चलेंगे। 7th क्वेश्चन है मोनोमर प्रेजेंट इन टेरिलीन। अब बोलता है कि बताओ जो टेरिलीन है आपका उसमें कौन कौन सा मोनोमर प्रेजेंट है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेरिलीन एक आपका पॉलीमर है जो किससे बनता है। सीधा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है टेरिलीन इज द पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच मोनोमर्स। तो ऑप्शंस आर इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्फेथैलिक एसिड, सेकंड है एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ये तो नायलॉन 6 का है, ये तो अभी हमने किया नायलॉन 6 का है, सॉरी, ठीक है 6 का है। सी है आपका फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी नहीं है। डी नन ऑफ दीज, ये भी नहीं है। तो फर्स्ट आपका जो है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टर्फेथैलिक एसिड इज द मोनोमर ऑफ टेरिलीन। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। और टर्फेथैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन रिंग बनी होती है। बेंजीन रिंग के एक साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरी साइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होता है। तो दोनों जब मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, टेरिलीन की फॉर्मेशन करते हैं। ए ऑप्शन आपका यहां पे राइट आंसर होगा। 8th क्वेश्चन है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर मीन्स। वल्केनाइज रबर मीन का क्या मतलब है, रबर का वल्केनाइजेशन कराने का क्या मतलब होगा। ऑप्शंस आर सल्फर प्लस नेचुरल रबर, बी है क्लोरीन प्लस नेचुरल रबर, सी है सोडियम प्लस नेचुरल रबर, या डी है आपके पास सिलिकॉन प्लस नेचुरल रबर। तो आपका जो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर है उसमें हमेशा क्या होता है, नेचुरल रबर जो आपको लेटेक्स ट्री से मिलती है उसमें हम 5% यहां पे ऐड कर लो, 5% आप क्या मिक्स करते हो, सल्फर मिक्स करते हो। अब ऐसा क्यों करते हैं हम, नेचुरल रबर में क्यों 5% हम सल्फर को मिक्स करते हैं, वल्कनाइज रबर बनाते हैं फ्रॉम रबर। क्योंकि जब भी हम आपका नेचुरल रबर डायरेक्ट ट्री से लेते हैं तो वो इतना ज्यादा मतलब हार्ड नहीं होता, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, बहुत ही आपको बोल सकते हो जिसको स्टिकी नेचर का होता है, चिपचिपा होता है। तो अगर हम उस स्टिकी नेचर वाले रबर को यूज करना चाहें तो हम इजीली यूज नहीं कर सकते। हमारी जरूरत के हिसाब से हम चाहते हैं कि नेचुरल रबर थोड़ा सा क्या हो, हार्ड हो, ठीक है। हार्ड बनाने के लिए हम उसमें क्या ऐड करते हैं, 5% सल्फर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वल्केनाइज्ड रबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, कॉपी पे लिख लो, बार बार पढ़ो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सल्फर प्लस नेचुरल रबर, जो आपका राइट ऑप्शन होगा। 8th क्वेश्चन पे चलेंगे। पॉलीमर यूज टू मेक नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स, ठीक है। अब घरों में हम यूज करते हैं नॉन स्टिकी बर्तन, ठीक है। जो नॉन स्टिकी बर्तन क्यों हम इजीली यूज कर पाते हैं, क्योंकि जब भी हम खाना बनाते हैं कोई या फिर कोई और चीज बनाते हैं तो खाना उस पैन में, उस यूटेंसिल में चिपके ना। हम चाहते हैं कि इजीली हम वो जले ना, अगर नीचे वो चिपक जाएगा तो खाना जो भी हम बना रहे हैं वो चिपक जाएगा, जल जाएगा। अगर हम नॉन स्टिकी पैन या नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स यूज करते हैं तो वो खाना हमारा नीचे जो बॉटम होता है यूटेंसिल का वहां स्टिक नहीं करता, चिपकता नहीं है। तो वो जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं वो किनसे बने होते हैं वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आर टेफ्लॉन, मेलामाइन, बेकेलाइट एंड पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो ऑप्शंस आर टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसा पॉलीमर है जो यूज होता है किसको बनाने में, नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स बनाने में। अब टेफ्लॉन क्या होता है, टेफ्लॉन का नाम है टेट्रा फ्लोरो इथीन, ये है इसका मोनोमर, मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका CF2 डबल बॉन्ड CF2। जब n नंबर ऑफ हम
टेट्राफ्लोरोइथीन की पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ऐसे होती है पॉलीमराइजेशन। हमने अपने ऑफलाइन उसमें क्लासेस में ये सब कर रखा है, यहाँ मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज कराऊंगी तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। पॉलीमराइजेशन होती है तो ये डबल बॉन्ड हटता है, CF2 CF2, यहाँ इधर को भी चेन, इधर को भी चेन, मतलब लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पे N होगा, ये होगा आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन को ही हम क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन बोलते हैं। तो नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए यूज होता है टेफ्लॉन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन पे चलेंगे। पैरासिटामोल इज द टाइप ऑफ विच ड्रग? हम घरों में यूज करते हैं पैरासिटामोल, है ना। पैरासिटामोल बहुत कॉमन, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि पैरासिटामोल हम क्यों खाते हैं। क्यों खाते हैं? टू लोअर दी बॉडी टेम्परेचर। अगर हमें फीवर हो गया है, हम उस फीवर को कम करने के लिए क्या खाते हैं? पैरासिटामोल खाते हैं। तो पूछा है जो पैरासिटामोल है वो विच टाइप ऑफ ड्रग है? एंटीपायरेटिक ड्रग है, एनाल्जेसिक है, ट्रैंकुलाइजर है, या फिर नन ऑफ दीज है? तो आपका जो पैरासिटामोल है वो है एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं इन हाई फीवर। एनाल्जेसिक होते हैं पेन किलर्स, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन। ट्रैंकुलाइजर्स होते हैं ऐसे ड्रग्स टू रिड्यूस एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को जो दूर करते हैं उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रैंकुलाइजर्स बोलते हैं। तो यहां पे पैरासिटामोल किसका एग्जांपल होगा? एंटीपायरेटिक ड्रग का। ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा। 11th क्वेश्चन पे चलेंगे। 11th क्वेश्चन है आपका, डिटोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। डिटोल क्या है? एक एंटीसेप्टिक है, हम घरों में यूज करते हैं। कोई चोट लग जाती है, उस चोट पे अगर हमने उस चोट को क्लीन करना है, बाउंड को क्लीन करना है, तो हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं। एंटीसेप्टिक में से एक एग्जांपल है डिटोल। तो बोलता है जो डिटोल है वो किसके कॉम्बिनेशन से बना होता है, वो हमें बताना है। तो ऑप्शंस आर क्लोरोजाइलेनोल प्लस टर्पिकनोल, क्लोरोजाइनेलोल प्लस फिनोल, हेक्सीडीन प्लस फिनोल, या फिर टर्पिकनोल एंड फिनोल। तो आपको याद ही कर लेना है, रट ही लेना है। जो आपका डिटोल है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरोजाइलेनोल प्लस टर्पिकनोल, दोनों को मिक्स करते हैं तो बनता है डिटोल। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन पे चलेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है H2O2 इज द नॉर्मली यूज्ड एज एंटीसेप्टिक नेम एज। अब हाइड्रोजन चैप्टर जब हमने किया था वहां पे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी किया था, ऑक्साइड है हाइड्रोजन का ये, ठीक है। H2O2 उसका फॉर्मूला है। बोलता है इसको हम यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक भी की तरह भी ये यूज होता है। जब हम बोलता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एंटीसेप्टिक की तरह यूज करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन 1 इज सोफ्रामाइसिन, नंबर 2 फ्यूरेसिन, नंबर 3 परहाइड्रोल एंड नंबर 4 इज नन ऑफ दीज। तो आपका जब H2O2 एज ए यूज होता है एंटीसेप्टिक तो वो कहलाता है परहाइड्रोल। याद रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सोफ्रामाइसिन भी एक एंटीसेप्टिक ही है लेकिन ये अलग है। यहां हमें पूछा था हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहां पे परहाइड्रोल इज द अनदर नेम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। 13 पे चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH ट्वाइस। क्या है बोलता है ये? यूज्ड एज नंबर 1 एंटासिड, नंबर 2 एंटीसेप्टिक, नंबर 3 एनाल्जेसिक एंड नंबर 4 इज एंटीबायोटिक। तो आपको पता है जो आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इट इज अ आर्ट एसिड। आर्ट एसिड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में जो भी पेन एसिडिटी हो जाती है, अगर हम ज्यादा ऐसा कुछ एसिडिक खा ले तो हमारी बॉडी का जो एसिड है HCl उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे स्टमक में। अब अगर उस एसिडिटी को कम करना है तो हम क्या करते हैं? एसिडिटी को कम करना है तो बेस का टेक करते हैं। बेस जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, बेस एसिड को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा और हमारे स्टमक के अंदर जो एसिडिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो हम यूज करते हैं वहां पे आर्ट एसिड का।
उसका एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज द एग्जाम्पल ऑफ आंट एसिड। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 14th पे चलते हैं। बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनोल बाय रिएक्टिंग विद, इनडायरेक्टली हमें यहां इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो बेकेलाइट आपका पॉलीमर है उसके मोनोमर कौन कौन से हैं। एक आपको दे दिया है फिनोल, अब बोलता है फिनोल के साथ दूसरा मोनोमर क्या होता है। नंबर 1 आपको दिया है HCHO, नंबर 2 दिया है HCH2OH का ट्वाइस, नंबर 3 है CH3CHO, नंबर 4 है CH3COCH3। तो आपको याद रखना है फिनोल के साथ दूसरा मोनोमर होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस फिनोल मिक्स होके क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड का आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, HCHO। ए ऑप्शन आपके पास राइट आंसर होगा। याद ही कर लो पॉलीमर, तो बहुत क्वेश्चन आएंगे। 15th क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि एस्पिरिन इज द एग्जांपल ऑफ एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर्स। अगर हमारी बॉडी में बहुत पेन है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑपरेशंस होते हैं, सर्जरीज होती हैं, तो पोस्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है। पेन के बाद उसको क्या दिया जाता है, पेन किलर्स दी जाती हैं ताकि उसकी बॉडी का जो पेन है वो कम हो जाए। तो उसी का एग्जांपल है एस्पिरिन, आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया भी। तो केमिकल नेम बताना है एस्पिरिन का। नंबर 1 एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, नंबर 2 बेंजोइल सैलिसाइक्लिक एसिड, नंबर 3 क्लोरोबेंजोइक एसिड, नंबर 4 बेंजोइक एसिड। तो एस्पिरिन का जो आपका केमिकल नेम है वो क्या है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। ए इज द राइट ऑप्शन। 16th क्वेश्चन पे चलेंगे। BHT which is butylated hydroxytoluene, a food additive, it is additive act as, बोलता है जो आपका BHT है butylated हाइड्रोक्सीटोलिन है उसको हम फूड में ऐड करते हैं, क्यों, which act as with what, नंबर 1 एंटीऑक्सीडेंट, नंबर 2 फ्लेवरिंग एजेंट, नंबर 4 कलरिंग एजेंट, नंबर डी इज एमल्सिफायर। तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एंटीऑक्सीडेंट। अगर मान लो, अब एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं, मान लो हमने खाना बनाया घर पे, हमने उस खाने को, सब्जी को ऐसे ही खुला छोड़ दिया, ठीक है, 2-3 दिन तक, तो हम देखेंगे कि उस खाने में, उस फूड में जो हमने बनाया था उसमें क्या आता है, स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, एक अलग सा स्मेलिंग वो करता है। तो अगर हम उस खाने को चाहते हैं कि वो 2-3 दिन तक ऐसे ही फ्रेश रहे, हम उसमें क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, क्योंकि खुला छोड़ने पे फूड में क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि एयर में क्या होता है, मॉइस्चर है ना, वगैरह 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 सब उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड अप हो जाते हैं। ऑक्सीडेशन से वो खाना क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। खराब होने से हमें नुकसान होगा, हम चाहते हैं कि उसमें हम क्या डालें, एंटीऑक्सीडेंट डालें, ताकि वो थोड़े दिन तक खराब ना हो, बचा के रख सके हम उसको, तब हम उसमें डालते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जिसका एग्जांपल है BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। तो ये क्या है, आपका एंटीऑक्सीडेंट है जो खाने की ऑक्सीडेशन से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 16th वन, सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज। अब आपको बोला है 17th क्वेश्चन में कि जो आपका सोडियम बेंजोएट है जिसका फॉर्मूला होता है C7H5NaO2, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपको। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज नंबर 1 फूड प्रिजर्वेटिव, नंबर 2 आर्टिफिशियल स्वीटनर, नंबर 3 इज एंटीऑक्सीडेंट, नंबर 4 इज डिटर्जेंट। तो आपका जो सोडियम बेंजोएट है ये भी किसकी तरह यूज होता है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह। फूड को बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, कुछ सब्सटेंस डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका है फूड प्रिजर्वेटिव का सोडियम बेंजोएट। जैसे फॉर एग्जांपल हम घर में अचार डालते हैं, पिकल डालते हैं, तो हम घर में क्या करते हैं, बहुत सारा या तो उसमें नमक डालते हैं, NaCl भी एज ए यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव, NaCl डालते हैं और आपका सोडियम बेंजोएट डालते हैं, फिर आपका विनेगर भी डालते हैं, विनेगर भी एज ए यूज होता है फूड प्रिजर्वेटिव, ठीक है, विनेगर, ये भी आपने याद रखना है, विनेगर।
लेकिन आपका यहाँ पे जो आंसर है वो है फूड प्रिजर्वेटिव। सोडियम बेंजोएट इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव। 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। एलर्जी इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ डैश इन द बॉडी। अब बोलता है कि जो एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी में वो किसके कारण होती है, इज कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ डैश इन अवर बॉडी। कौन हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज बनती है होती है जिसके कारण एलर्जी हो जाती है हमारी बॉडी में। ऑप्शंस आर हॉर्मोन्स, नंबर 2 एंजाइम, नंबर 3 विटामिन या नंबर 4 हिस्टामाइंस। तो आपका आंसर है यहाँ पे हिस्टामाइन। हिस्टामाइंस की कारण ही हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, एलर्जी हो जाती है। इस एलर्जी को रोकने के लिए हम खाते हैं या हमारी बॉडी में इंटेक हम करते हैं किसका, एंटी हिस्टामाइन का, एंटी हिस्टामाइन का। आपने बस नाम याद रखना है, टेट के हिसाब से आपको इतना ही सफिशिएंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका हिस्टामाइन। हिस्टामाइन को रोकने के लिए, एलर्जी को रोकने के लिए हम खाते हैं एंटी हिस्टामाइंस। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19th वन पे चलते हैं। डिटर्जेंट्स आर बेटर देन सोप बिकॉज। बोलता है हम घरों में सोप भी यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स भी यूज करते हैं। अब बोलता है बताओ कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बेटर है एज कंपेयर टू सोप्स। क्यों? दे आर लेस अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर, नंबर 2 दे आर लेस सोपी, नंबर 3 बोथ ए एंड बी, नंबर 4 दे वॉश क्लोथ्स बेटर। अब यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ए, दे आर लेस अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर। अब जब भी हम हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की बात करते हैं, ऑफलाइन क्लासेस में हमने पढ़ रखा है व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर, मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। लेकिन यहाँ पे डिटर्जेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में तो इजीली काम कर ही देते हैं, लेकिन वो हार्ड वाटर में भी इजीली काम करके मिक्सअप होके डिसॉल्व होके हमारे क्लोथ्स को इजीली क्या करते हैं, वॉश करते हैं, एज कंपेयर टू सोप्स। सोप हमेशा सॉफ्ट वाटर में तो इजीली काम करेगा, लेकिन हार्ड वाटर में वो इजीली काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो हार्ड वाटर में भी इजीली काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा, दे आर लेस अफेक्टेड बाय वाटर, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का ज्यादा असर नहीं पड़ता डिटर्जेंट पे जितना ज्यादा असर पड़ता है सोप्स पे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 20th क्वेश्चन पे चलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद। केमिकल काइनेटिक्स किसके साथ डील करता है, द फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन, नंबर 2 द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, नंबर 3 द रेट ऑफ द रिएक्शन, नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो केमिकल काइनेटिक्स सीधा डील करता है रेट ऑफ द रिएक्शन की कितनी स्पीड से आपका रिएक्शन हो रहा है, उससे डील करता है केमिकल काइनेटिक्स। तो आपका ये याद रखना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 21 पे चलते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड। अभी हमने बात की जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिपेंड करता है, मतलब सीधा किससे रिलेटेड है, रेट ऑफ द रिएक्शन, कितनी स्पीड से कोई रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। तो बोलता है जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 कंसंट्रेशन, नंबर 3 प्रेशर या नंबर 4 ऑल ऑफ दीज। तो कोई भी रिएक्शन जब होती है तो हमेशा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के भी डिपेंड करती है और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो आंसर आएगा आपका ऑल ऑफ दीज। तो 22nd क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट डज अ कैटलिस्ट डू टू द एक्टिवेशन एनर्जी। अब बोलता है कैटलिस्ट की बात करें तो मैंने शायद आपको पहले भी ये बता रखा है कि कैटलिस्ट हमेशा किसी भी स्लो होने वाली रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है वो बहुत स्लो हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो कम टाइम में हो जाए, है ना, हम चाहते हैं कि वो कम टाइम में कंप्लीट होके हमारे पास प्रोडक्ट बना दे। तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, कैटलिस्ट ऐड करते हैं। कैटलिस्ट होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनना है, तो इस रिएक्टेंट को यहां से यहां तक पाथ अपना फॉलो करना पड़ेगा। अभी इसमें कैटलिस्ट नहीं डाला है हमने, है ना, स्लो है। लेकिन अगर हम इसमें एडिशन कर देते हैं किसकी, कैटलिस्ट की, तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है पूरी,
मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, मतलब रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। मतलब पहले रिएक्टेंट को यहां से जाना पड़ रहा था इतना लंबा पाथ कवर करके, अब एक्टिवेशन एनर्जी को वो अगर कम कर देगा तो रिएक्टेंट कहां से होके जाएगा, फटाफट यहां से जाएगा नीचे से और प्रोडक्ट बना देगा। मतलब कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है एक अनदर वे टू रिएक्टेंट टू कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, और एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, वो कम करता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, मे इंक्रीज मे डिक्रीज, ये भी नहीं है, डज नॉट चेंज इट, एंड लास्ट है आपका डिक्रीज इट। तो यस, कैटलिस्ट डिक्रीज करता है किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 23rd पे चलते हैं। द कांस्टेंट के इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन is dimensionless, is called equilibrium constant, is independent of temperature या फिर is independent of the concentration of the reactant। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये कि जो आपका रेट लॉ में K होता है, रेट लॉ में जो K होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इंडिपेंडेंट तो होता है वो, मतलब वो रिएक्टेंट कितना आपने कंसंट्रेटेड लिया है, कितनी उसकी वैल्यू ली है, कितना उसका अमाउंट लिया है, उस पे वो डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है सिर्फ किस पे, टेम्परेचर पे। तो साथ में नोट भी कर लेना कि आपका जो कांस्टेंट के है इट इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 24th पे चलेंगे। अभी यहां पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन है। CrNH3 थ्राइस, H2O थ्राइस, ब्रैकेट क्लोज, Cl3, व्हाट इज इट्स IUPAC नेम। तो अभी ये मैंने आपको ऑफलाइन अपने लेक्चर्स में सारे रूल्स बताए थे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर आपने IUPAC नेम लिखना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। होपफुली आपने वो रूल्स पढ़े होंगे, आपको वो आते होंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसका क्वेश्चन जो भी है इसका IUPAC नेम देखेंगे। हमेशा थोड़ा सा बता देती हूँ कि आप जब भी ये नेमिंग करते हो, इसको आप करते हो IUPAC नेमिंग को अल्फाबेटिकली। जो आपका NH3 है इसका नाम है अमाइन, H2 वाटर है, इसका IUPAC वो साइंटिफिक नेम होता है एक्वा। क्लोरीन को आप लिखते हो क्लोराइड या क्लोरीन। क्रोमियम है ये क्रोमियम। अल्फाबेटिकली लिखेंगे तो जो अल्फाबेट पहले आएगा वो पहले हम लिखेंगे। तो अमीन पहले आ रहा है तो ये 3 है तो इसको हम लिखेंगे ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, जब भी हम सेंट्रल मेटल एटम लिखते हैं तो साथ में उसका लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमेशा याद रखना क्लोरीन है, क्लोरीन पे होता है -1 तो इसका ऑपोजिट आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 है तो 3 है, -3 चार्ज, तो यहाँ पे कितना आ गया +3। अमीन पे 0 चार्ज, वाटर पे 0 चार्ज। क्रोमियम का निकालना है x + 0 + 0 इज इक्वल टू +K3। तो क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया, +K3। यहां तक हो गई, ये आपकी है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ब्रैकेट तक बचा क्लोरीन, तो क्लोरीन का क्या आएगा, क्लोराइड। क्लोरीन को हम क्या लिखते हैं, क्लोराइड। तो क्लोराइड ऐसे आ जाएगा। अब देखो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट है ट्राईअमीन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, तो आपका ए इज द राइट आंसर। 25th क्वेश्चन पे चलेंगे। IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड COEN थ्राइस Cl3। अब इसको आपको IUPAC नेमिंग में कन्वर्ट करना है। तो जो EN होता है इसका नाम होता है इथाइलीन डाइअमीन, इथाइलीन डाइअमीन, ठीक है। अब हमें इसको वो करना है, नेमिंग करनी है IUPAC। अब 3 लगा है, ठीक है। पहले ही इसके EN के नाम में क्या है, डाई है, तो हम बार बार नाम तो वो नहीं लिख सकते, डाई ट्राई है ना, पहले ही आ गया तो हम 3 को कुछ और नाम दे देते हैं। 3 को हम लिखते हैं 3 को ट्रेस, तो आएगा ट्रेस। फिर EN का पूरा नाम इथाइलीन, इथाइलीन डाइअमीन, इथाइलीन डाइअमीन। सेंट्रल एटम है आपके पास
कोबाल्ट, CO कोबाल्ट होता है। साथ में आएगा इसका क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ EN होता है 0, बाहर क्या है Cl, इधर -3 तो इधर क्या आएगा +3, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे COX + 0 इज इक्वल टू +3, तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा 3। इसको रोमन में लिखते हैं हमेशा, +3 आ गया, साथ में बचा क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा क्लोराइड। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ट्रिस इथाइलिन डायमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो आपका यहां भी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 26 क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ द रिएक्शन आर सेम। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कि आपका जो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ द रिएक्शन का किसके लिए, जो आपका ऑप्शन के लिए इन दोनों में आपकी यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। सबसे पहले रेट ऑफ द रिएक्शन का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट विच इज K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लो आपके पास है A से बन रहा है B, तो ये होती है रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की नहीं आती, यहां क्या आती है, रिएक्टेंट की आती है। तो किस ऑप्शन के लिए रेट ऑफ द रिएक्शन विच इज R इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, मतलब किस केस में इन दोनों की यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो देख लेते हैं, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट वैल्यूज होती हैं स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो कितने होते हैं, 0। ये हमने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ रखा है। रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K समथिंग की पावर 0 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1, तो R रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू K। अगर आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो उस केस में आपका रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, रेट कांस्टेंट। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी यूनिट्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो आपका फर्स्ट ही आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन और रेट कांस्टेंट आपस में इक्वल होंगे, उनकी यूनिट्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। 27वें क्वेश्चन पे चलेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हेन अ कैटलिस्ट इज यूज्ड इन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। अगर किसी कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस में, इट इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इट डिक्रीज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इट डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड डिक्रीज एक्शन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इट फास्टन्स द अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम बाय एक्टिवेशन एनर्जी, बाय डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन होगा। अभी हमने पहले पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन में, यहां बताने की जरूरत नहीं है कि कैटलिस्ट के यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे रिएक्टेंट इजीली अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन पे चलेंगे। 28th क्वेश्चन है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। आपको बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट। ठीक है, आपको यही बताना है कि हाफ लाइफ जो पीरियड होता है टी हाफ से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो किस रिएक्शन के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिएक्टेंट के। अब देखो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, या फिर नन ऑफ दीज के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका टी हाफ होता है वो होता है 0.693 अपॉन के। तो इस केस में आपका कहीं आया कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नो, तो फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड का भी नहीं होता है, थर्ड का हो सकता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट टी हाफ इज इक्वल टू, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 2 इंटू रेट कांस्टेंट। अब देखो, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट है, तो आपका सी इज द राइट आंसर। आपको सीधे ही फॉर्मूले याद करने हैं, पेपर में सीधे क्वेश्चन पूछता है या फिर ऐसे आपको पूछ लेता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहां पूछ लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, यहां पे आपसे ये भी पूछ सकता, बताओ किस
आपके हाफ लाइफ पीरियड में जो आपका टी हाफ है वो इनवर्स होता है रेट कांस्टेंट के। तो इनवर्स किसके होता है? आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन आपका फर्स्ट ऑर्डर में भी इनवर्स होता है, ठीक है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर। 29th क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, अभी हमने किया, अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको हाफ लाइफ पीरियड बताना है। तो ऑप्शंस आर 0.693 अपॉन के, नंबर 2 इज 0.67 अपॉन के, नंबर सी इज 0.963 ओवर के, या नंबर 4 0.10 ओवर के। तो अभी हमने किया कि जो आपका हाफ लाइफ ऑफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो आपका यहां पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहां पे आपके ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस सेशन के, ठीक है। तो आप इनको बार बार पढ़िए, रिपीट कीजिए। पेपर आने वाला है आपका अभी 27 को, नॉन मेडिकल का है, उसके आसपास ही मेडिकल वालों का होगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।